वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था वाटर रिलेशन। वाटर रिलेशन में अगर हम बात करें तो वाटर क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। वाटर क्या है? एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। कैसा न्यूट्रिएंट है? एसेंशियल एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। वाटर क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है किसी भी प्लांट के। अगर मैं सिर्फ प्लांट की बात करूं या किसी भी प्लांट की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं वाटरमेलन की बात करूं, जिसकी वाटरमेलन की वाटरमेलन वाटरमेलन में 92% क्या होता है? वाटर ही तो होता है। कोई भी वाटरमेलन आप ले लीजिए, उसमें 92% क्या है? वाटर ही तो। इसीलिए तो वाटर क्या है? एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। किसी भी प्लांट के लिए वाटर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। कोई भी प्लांट ले लीजिए, उसका उसमें वाटर क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। यहाँ तक कि वाटरमेलन में भी 92% क्या है? वाटर है। अगर कोई भी प्लांट का हिस्सा ले लीजिए, प्लांट ले लीजिए, उसका 10 से 15% हिस्सा ही, 10 to 15% हिस्सा ही कैसा है? ड्राई है। कैसा है? ड्राई है। बाकी जो हिस्सा है उसमें क्या है? वाटर है। तो वाटर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है किसी भी प्लांट के लिए। वाटरमेलन में तो 92% क्या है? वाटर ही है। प्लांट में केवल 10 to 15% हिस्सा ही क्या है? ड्राई है। बाकी क्या है? सारा वाटर ही है। अगर मैं बात करूं तो वाटर वाटर मीडियम प्रदान करता है, मीडियम फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए एक मीडियम प्रदान करता है। ठीक है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज फोटोसिंथेसिस से संबंधित हो, चाहे रेस्पिरेशन से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, वो एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए क्या प्रदान करता है? एक मीडियम प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं कॉर्न यानी मक्के की, किसकी? कॉर्न की यानी मक्के की, तो मक्का एक दिन में 3 लीटर तक वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मक्का एक दिन में 3 लीटर तक वाटर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मैं बात करूं मस्टर्ड की यानी सरसों की, अगर मैं बात करूं मस्टर्ड की यानी सरसों की, तो सरसों 5 आवर में 5 आवर में अपने वेट के बराबर वाटर क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्या है? वाटर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। वाटरमेलन में 92% क्या होता है? वाटर ही तो होता है। प्लांट में 10 to 15% हिस्सा क्या है? ड्राई है। और जो वाटर है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्रदान करता है मीडियम के लिए। कौन एक दिन में 3 लीटर तक वाटर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। मस्टर्ड 5 आवर में अपने वेट के बराबर क्या कर लेती है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को मैं तीन हिस्से में बांट सकता हूँ। जो सोइल का वाटर है उसे हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला है हेराल्ड। पहला क्या है? हेराल्ड। पहला क्या है? हेराल्ड। हेराल्ड क्या है? टोटल वाटर टोटल सोइल वाटर टोटल सोइल वाटर टोटल सोइल वाटर क्या कहलाता है? हेराल्ड कहलाता है। टोटल सोइल वाटर क्या कहलाता है? हेराल्ड कहलाता है। अब हेराल्ड को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक क्रिसाल्ड एक क्रिसाल्ड एक क्रिसाल्ड एक इकार्ड। क्रिसाल्ड और इकार्ड। जो टोटल सॉइल वाटर है उसको हमने हेराल्ड बोल दिया। क्रिसाल्ड वाटर क्या है? सोइल प्रेजेंट इन सोइल प्रेजेंट इन सोइल। और ये वाटर भी क्या है? सोइल में प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन सोइल। दोनों वाटर कैसे हैं? सोइल में प्रेजेंट है। हेराल्ड क्या है? टोटल सोइल वाटर है। सोइल का टोटल वाटर क्या कहलाता है? हेराल्ड कहलाता है। क्रिसाल्ड क्या है? प्रेजेंट इन सोइल एंड अवेलेबल एंड अवेलेबल फॉर
प्लांट ग्रोथ, अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, प्रेजेंट इन सोइल, सोइल में प्रेजेंट होता है, एंड अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, और प्लांट ग्रोथ के लिए क्या है, अवेलेबल है। ये कार्ड वाटर वो वाटर है जो प्लांट उसका यूज ही नहीं कर पाता, एंड बट प्लांट बट प्लांट बट प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब absorbs the water, absorbs the water. ठीक है, हेराल्ड क्या है, टोटल सॉइल ऑफ वाटर, और इस टोटल सॉइल ऑफ वाटर के वो दो हिस्सों में बांट दिया, एक क्रिसाइड और एक इकार्ड, एक क्रिसाइड और एक इकार्ड। क्रिसाइड क्या है, प्रेजेंट इन सोइल एंड अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, ऐसा वाटर जो सोइल में प्रेजेंट है और अवेलेबल किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। इकार्ड क्या, प्रेजेंट इन सोइल, सोइल में तो प्रेजेंट है बट प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब द वाटर, पर पौधा उस वाटर को क्या नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो इस टोटल वाटर को तो हमने हेराल्ड बोल दिया, हेराल्ड के दो हिस्से कर दिए, क्रिसाइड और एक इकार्ड। क्रिसाइड वो है जिसको, जो प्लांट ग्रोथ के लिए अवेलेबल है, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर पा रहा है, जैसे प्लांट एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये था टोटल वाटर, ये था वाटर, जो टोटल सॉइल वाटर है वो किस तरह से डिफाइन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए सोइल के पार्टिकल्स है, कौन से पार्टिकल्स है, सोइल के पार्टिकल्स, सोइल के पार्टिकल्स में जो गैप्स है, जो पोर्ट्स है, ये जो छिद्र है, इन छिद्र में जो वाटर है, इन छिद्र में क्या है, वाटर, एक वाटर है। इस वाटर को कहते हैं कैपिलरी वाटर। क्या कहते हैं, कैपिलरी, कैपिलरी वाटर। पौधा सिर्फ कैपिलरी वाटर को ही ऑब्जर्व करता है, जो सोइल के अंदर वाटर है ना, पौधा उस वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। जो सोइल पोर्स के अंदर वाटर है, जो सोइल्स के पोर्स है, जो एक सोइल का मॉलिक्यूल दूसरा सोइल का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो पोर्स बन चुके हैं, इनके बीच में जो वाटर है, ये वाला जो वाटर है, ये वाटर, ये कैपिलरी वाटर कहलाता है। और प्लांट्स केवल कैपिलरी वाटर्स का ही यूज कर सकते हैं, केवल केशिकात्व जल का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो किसका उपयोग करते हैं, कैपिलरी वाटर का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए प्लांट के एपिडर्मिस है, ये रूट के एपिडर्मिस है, रूट की क्या है, एपिडर्मिस, और इसी एपिडर्मिस के बाहर से क्या निकलेगी, रूट हेयर निकलेगी। क्या निकलेगी, रूट हेयर निकलेगी। ये क्या है, रूट हेयर है किसी प्लांट। ठीक है, ये रूट हेयर है, और ये क्या है, एपिडर्मिस है। ये क्या है, रूट हेयर है, और ये क्या है, एपिडर्मिस है। अब इस एपिडर्मिस के अंदर क्या होगी, कोर्टेक्स की सेल्स होगी। कौन सी सेल्स होंगी, कोर्टेक्स की सेल्स होंगी। मान लीजिए कोर्टेक्स की सेल, कैसी सेल है, कोर्टेक्स की सेल है। ये कौन सी सेल है, कोर्टेक्स की सेल है। ये सारी कैसी सेल है, कोर्टेक्स की सेल। ठीक है, पहले रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स।
इस कोर्टेक्स की सेल के आगे क्या होगी? एंडोडर्मिस होगी। क्या होगी? एंडोडर्मिस होगी, एंडोडर्मिस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एंडोडर्मिस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एंडोडर्मिस की सेल हो जाएगी। एंडोडर्मिस की सेल होगी। ठीक है, ये एंडोडर्मिस की सेल होगी। एंडोडर्मिस के जस्ट आगे पेरिसाइकिल होगी। एंडोडर्मिस के आगे क्या होगी? पेरिसाइकिल होगी। ये किसकी सेल्स होगी? पेरिसाइकिल की सेल होगी। इसके बाद प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होंगे। इसके बाद कौन से होंगे? प्रोटोजाइलम होगा। ये प्रोटोजाइलम आ गया। क्या आ गया? प्रोटोजाइलम आ गया। और इसके बाद क्या आएंगे? मेटाजाइलम आ गया। ये मेटाजाइलम आ गया। ये क्या आ गया? मेटाजाइलम। ये प्रोटोजाइलम आ गया। ये मेटाजाइलम। ठीक है, तो यहां से क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है प्लस न्यूट्रिएंट है। ये वाटर और न्यूट्रिएंट कहाँ जाएंगे? रूट एयर में जाएंगे। ये क्या है? रूट एयर है। ठीक है, रूट एयर से किसमें जाएंगे? एपिडर्मिस में जाएंगे। रूट एयर से किसमें जाएंगे? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस आ गई। एपिडर्मिस में से किसमें जाएंगे? कोर्टेक्स में। एपिडर्मिस से कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स आ गई। ठीक है, और कोर्टेक्स से किसमें जाएंगे? एंडोडर्मिस में। ये क्या आ गई? एंडोडर्मिस से प्लांट की क्या आ गई? एंडोडर्मिस आ गई। एंडोडर्मिस के कुछ हिस्सों पर, एंडोडर्मिस के कुछ हिस्सों पर सुबेरिन का जमाव होता है। एंडोडर्मिस के कुछ हिस्सों पर सुबेरिन का जमाव होता है। एंडोडर्मिस के कुछ हिस्सों पर किसका जमाव होता है? सुबेरिन का जमाव। ये रेडियल होता है और ऐसे होता है। ठीक है, यहां से वाटर आगे नहीं जा सकता। जैसे वाटर है तो वाटर सबसे पहले रूट एयर में गया। रूट एयर से कहां गया? एपिडर्मिस में गया। वाटर सबसे पहले रूट एयर में गया। रूट एयर से कहां गया? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस से कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में ये जो सेल्स है इसमें सुबेरिन का जमाव है। किसका जमाव है? सुबेरिन का जमाव है। सुबेरिन का जमाव है। जिस कारण से पट्टियां बन गई हैं। क्या बन गई? पट्टियां। इनका कहते हैं कैस्पेरियन बैंड्स या कैस्पेरियन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, और इस सुबेरियन सुबेरिन के जमाव से जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बन चुके हैं, यहां से वाटर नहीं जाएगा। यहां से वाटर नहीं जाएगा और फिर कहां जाएगा? एंडोडर्मिस में जाएगा। एंडोडर्मिस के उस हिस्से से जाएगा जहां ये कैस्पेरियन बैंड एब्सेंट है। उसे पैसेज सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसेज सेल। तो वाटर पैसेज सेल से जाएगा। कैसे जाएगा? पैसेज सेल से। फिर प्रोटोजाइलम में जाएगा। फिर पेरिसाइकिल में जाएगा, प्रोटोजाइलम में जाएगा और फिर कहां जाएगा? ये वाटर एब्जॉर्व होने के बाद वाटर किस किस तरह से मूवमेंट करता है? वो सबसे पहले रूट एयर वाटर को एब्जॉर्व करेगा। रूट एयर एब्जॉर्व करके एपिडर्मिस में देगा। ठीक है, एपिडर्मिस में देगा। एपिडर्मिस से फिर कोर्टेक्स में जाएगा वाटर। कोर्टेक्स से फिर कहां जाएगा? एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में मैंने बताया कि सुबेरिन की कुछ पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स बनाती है, कैस्पेरिन के बैंड बनाती है। ठीक है, ये कैस्पेरिन स्ट्रिप्स या कैस्पेरिन बैंड बनने के कारण जो वाटर है वो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स में नहीं जाता। जो दूसरी सेल्स है जिसे पैसिव सेल कहते हैं उसमें से जाता है। ठीक है, फिर कहां जाता है? प्रोटोजाइलम में। और अंत में कहा जाता है? मेटाजाइलम। ये वाटर का एक फ्लो है। ठीक है, ये क्या है? वाटर का एक फ्लो है। अब इसे दूसरे तरीके से समझते हैं, इसी वाटर के फ्लो को अपने दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है।
ठीक है, ये एपिडर्मिस आ गई, ये कॉर्टेक्स आ गई, ये एंडोडर्मिस आ गई, ये पेरिसाइकिल आ गई। ठीक है, ये कौन सी सेल आ गई? एपिडर्मिस है। ये आ गई एपिडर्मिस है। ये कौन सी सेल आ गई? कॉर्टेक्स सेल। ये कौन सी सेल आ गई? एंडोडर्मिस सेल। और ये कौन सी सेल आ गई? पेरिसाइकिल सेल। और यहां क्या है? जाइलम है। क्या है? जाइलम। यहां क्या है? जाइलम। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, पेरिसाइकिल सेल। यहां क्या है? जाइलम। क्या है? जाइलम। वाटर को जाइलम तक पहुंचाना है। वाटर को कहां तक पहुंचाना है? जाइलम तक पहुंचाना है। वाटर को कहां तक पहुंचाना है? जाइलम तक पहुंचाना है। जैसे वाटर अंदर आया, जैसे वाटर अंदर आया, तो एक तो क्या है, इस तरीके से वाटर अंदर जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो एंडोडर्मिस की सेल होती है, इसके बाहर क्या पाए जाते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये लो, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये सुबेरिन का जवाब हो गया। और कौन सी सेल्स आ गई? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। वाटर सबसे पहले कैसे अंदर जाएगा? देखिए, वाटर आया, वाटर के पास दो रास्ते हैं। एक तो ऐसे अंदर जाए, ऐसे अंदर जाए। ठीक है, वाटर के पास दो रास्ते और ऐसे अंदर जाकर सीधा जाइलम के अंदर चला जाए। एक वाटर के पास क्या रास्ता है कि वो ऐसे अंदर आए, सेल वॉल के थ्रू, सेल वॉल के थ्रू जाए, सेल वॉल के थ्रू जाए, सेल वॉल के थ्रू, और यहां आके वाटर रुक जाएगा। इसके आगे वाटर नहीं जा सकता क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। उसी तरह ऊपर भी वाटर ऐसे जाएगा, लेकिन जैसे ही कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ जाएगी, वाटर वहीं रुक जाएगा, वाटर वहीं रुक जाएगा, वाटर वहीं रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा एक रास्ता तो ये है कि वाटर सीधा अंदर जाए ऐसे, और एक रास्ता क्या है कि ये जो बाहर की तरफ सेल वॉल है, केवल सेल वॉल के माध्यम से ही वाटर अंदर जाए। लेकिन जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ गई, वाटर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। फिर वाटर को वापस यहाँ नीचे आना पड़ेगा और वापस इस गति करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वाटर सिर्फ सेल वॉल के थ्रू गति करता है, ये जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल के थ्रू गति करता है, तो इसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट। इस पाथवे को क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट। लेकिन वाटर अगर इस तरफ गति करता है, इसे ऐसे गति करता है, इसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। कैसा पाथवे? सिम्प्लास्ट। तो यहां वाटर के दो पाथवे हैं, एक है एपोप्लास्ट पाथवे, एक है सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि वाटर सिर्फ सेल वॉल की तरफ मूवमेंट करता है, और जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ जाती है तो वाटर ऊपर की तरफ मूवमेंट करके सिम्प्लास्ट में सिम्प्लास्ट की तरफ मूवमेंट करता है। क्या पेरिसाइकिल में एपोप्लास्ट मूवमेंट पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्या एंडोडर्मिस में एपोप्लास्ट मूवमेंट पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। एपोप्लास्ट मूवमेंट कहां पाया जाएगा? कॉर्टेक्स में या एपिडर्मिस में पाया जाएगा। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में एपोप्लास्ट पाथवे नहीं पाया जाता, क्योंकि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वो आगे से रुक जाती, आगे आ जाती है, जिस कारण से वाटर यहाँ मूवमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, मान लो वाटर यहां आया, पहले एपोप्लास्ट, पहले एपोप्लास्ट, पहले एपोप्लास्ट, ठीक है, फिर सिम्प्लास्ट में चला गया, तो वाटर ने दोनों मूवमेंट कर ली, एपोप्लास्ट प्लस सिम्प्लास्ट। इसे कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन पाथवे। कौन सा पाथवे? इंटरमेम्ब्रेन। इंटरमेम्ब्रेन पाथवे। इंटरमेम्ब्रेन पाथवे क्या है? एपोप्लास्ट प्लस सिम्प्लास्ट दोनों पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या है कि जब पौधा, जब वाटर सिर्फ सेल वॉल के थ्रू गति करता है, क्योंकि सेल वॉल क्या होती है? डेड होती है। किसी प्लांट की सेल वॉल क्या होती है? डेड होती है। अगर तो एपोप्लास्ट पाथवे कहां होगा? डेड में होगा, नॉन लिविंग में होगा। एपोप्लास्ट पाथवे कहां होगा? नॉन लिविंग में होगा। यहां कोई रेजिस्टेंस है? कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रोक टोक नहीं। तो ये मूवमेंट कैसी होगी? ये फास्ट मूवमेंट होगी। प्लांट
यहाँ वाटर कैसे मूवमेंट करेगा? फास्ट मूवमेंट करेगा। ठीक है, जबकि अगर यहाँ मूवमेंट होगी तो क्या ये फास्ट मूवमेंट होगी? नहीं होगी। यहाँ जो मूवमेंट होगी ये एक ग्रेडियंट पे निर्भर करेगी, डायनामिक ग्रेडियंट। डायनामिक मतलब गतिक, कितनी स्पीड है। हम ऐसे कैसे बताएंगे कि ये स्पीडली मूवमेंट कर रहा है, स्लो मूवमेंट कर रहा है? तो डायनामिक से। लेकिन अगर यहाँ गति हो रही है, यहाँ एक सेल से दूसरी सेल के बीच में अगर गति हो रही है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे निर्भर करेगी। इस सेल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इस सेल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और एक सेल दूसरी सेल से ये जुड़ी हुई है। एक सेल दूसरी सेल से क्या है? जुड़ी हुई है। एक सेल दूसरी सेल से क्या हुई है? जुड़ी हुई है। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरसेलुलर ब्रिज या प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। 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 ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सेल क्या है? जुड़ी हुई है। तो हमने एक पाथवे पढ़ा एपोप्लास्ट पाथवे, एक पाथवे पढ़ा सिम्प्लास्ट पाथवे, एक पाथवे पढ़ा इंटरमेम्ब्रेन पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में सेल वॉल के थ्रू गति होती है, और बाद में जैसे ही एंडोडर्मिस आ जाती है, एंडोडर्मिस में पैसिव सेल के थ्रू गति होती है। फिर वो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वहां से मूवमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि सुबेरिन का जवाब होता है। ठीक है, और सिम्प्लास्ट पाथवे में जो मूवमेंट होती है वो पूरी साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होती है। अगर साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होती है, मान लीजिए ये सेल है, मान लीजिए ये क्या है? सेल है। ठीक है, ये सेल का क्या आ गया? साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस आ गया, जो भी है हमने मान सकते हैं। इस साइटोप्लाज्म में इस तरह से जो साइटोप्लाज्म है वो मूवमेंट करता है, घूमता है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। इसे कहते हैं साइक्लोसिस। कैसी मूवमेंट है? साइक्लोसिस मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है? साइक्लोसिस मूवमेंट है। साइक्लोसिस मूवमेंट में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे घूमता है, जिससे जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी वाटर है, वो प्लांट के हर हिस्से में पहुंच जाए। ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है, हायर प्लांट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। इसमें कहते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट कहते हैं। साइक्लोसिस मूवमेंट केवल सिम्प्लास्ट में पाई जा सकती है, एपोप्लास्ट में साइक्लोसिस मूवमेंट थोड़ी पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ तो मूवमेंट कैसी हो रही है, ये केवल सेल वॉल के ऊपर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ जो मूवमेंट हो रही है, थोड़ी सी मूवमेंट कैसे हो रही है? फास्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ मूवमेंट कैसे हो रही है? स्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ जो मूवमेंट होती है वो सिलेक्टिव मूवमेंट होती है, केवल सिलेक्टिव मटेरियल के अंदर जाएंगे। यहाँ तो कोई सिलेक्शन का कोई है ही नहीं, सीधा सेल वॉल से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैस्पेरियन बैंड स्ट्रिप्स है, जो कैस्पेरियन बैंड बनता है या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनती है, तो यहाँ पे एक सिलेक्टिव हो जाती है, सिलेक्टिव हो जाती है। इसके पास एक ही प्रोसेस है, वो है सिम्प्लास्ट। तो यहाँ एपोप्लास्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है? ये एक सिलेक्टिव कर देती है इस प्रोसेस को। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में फर्क क्या है, क्या क्या अंतर। ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में अंतर क्या है? एक है एपोप्लास्ट और एक है सिम्प्लास्ट। ठीक है, ये नॉन लिविंग में कैसा है? नॉन लिविंग में ये कैसा है? लिविंग है। ठीक है, यहां मूवमेंट कैसी होती है? यहां मूवमेंट कैसी होती है? वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट फास्ट होती है। यहाँ कैसी होती है? स्लो होती है। ठीक है, यहाँ किसकी इंपॉर्टेंस है? यहाँ सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट हो रही है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को पार करना पड़ रहा है मूवमेंट के लिए। तो यहाँ क्यों किसकी इंपॉर्टेंट है?
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, यहां साइक्लोसिस की क्रिया नहीं होती, प्रोसेस नहीं होता, यहां साइक्लोसिस की प्रोसेस होता है। ठीक है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। यहां मूवमेंट कैसा हो रहा है? फास्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यहां तो मूवमेंट कैसा हो रहा है? स्लो हो रहा है। यहाँ सेल वॉल इंपॉर्टेंट रोल कर रही है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल कर रही है और प्लाज्मोडेस्माटा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ साइक्लोसिस की प्रोसेस नहीं होती, यहाँ साइक्लोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें तो ये डायनामिक ग्रेडियंट पे काम करती है। कैसे? डायनामिक ग्रेडियंट, गतिक प्रवणता पर। ठीक है, गतिक प्रवणता पर काम करती है। और ये किस प्रवणता पे काम करती है? ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ये किस पे काम करती है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। डायनामिक मूवमेंट कैसे? जैसे ये सेल वॉल है, सेल वॉल में जो मूवमेंट यहां हो रही है ऐसे डायनामिक है, गतिक मूवमेंट है। इसकी जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब अंतर। ठीक है, यहां स्पीड उस हिसाब से चलेगी, यहां तो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चलेगी ना, क्योंकि जब वाटर सेल के अंदर आ गया उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, और फिर वाटर एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा तो उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा। यहाँ कौन सा ग्रेडियंट काम करेगा? डायनामिक ग्रेडियंट, गतिक प्रवणता, गति कितनी हो रही है उस हिसाब से तो अगली आगे गति होगी। ठीक है, तो एपोप्लास्ट नॉन लिविंग है, सिम्प्लास्ट लिविंग है। वाटर मूवमेंट यहाँ फास्ट होती है, वाटर मूवमेंट कैसी होती है? स्लो होती है। यहाँ सेल वॉल एपोप्लास्ट में है, सेल वॉल का इंपॉर्टेंस रोल है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस रोल है या प्लाज्मोडेस्माटा का रोल। यहाँ साइक्लोसिस की प्रोसेस नहीं होती, सिम्प्लास्ट में साइक्लोसिस की प्रोसेस होती है क्योंकि सेल के अंदर वाटर पहुंच चुका है। यह डायनामिक ग्रेडियंट पे काम करती है। ये किस पे काम करती है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करती है। ठीक है।